ठीक नमस्ते। गर्भनाल पत्रिका विगत 15 सालों से निरंतरता के साथ प्रवासी भारतीयों में सनातन संस्कृति, साहित्य, परंपरा और भारतीय भाषाओं में सृजन करने के लिए रचनात्मक मंच उपलब्ध करवा रही है। प्रसन्नता की बात है कि गर्भनाल की इस मुहिम को दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों ने खुले दिल से स्वीकार किया है। 1.5 दशक के दौरान हमने प्रवासी साहित्यकारों की पहली और दूसरी पीढ़ी की रचनाओं को प्रकाशित किया है। इस दौरान हमने कई नए प्रयोग किए हैं और नई संभावनाओं की तलाश निरंतर जारी है। प्रवासी भारतीयों की अगली पीढ़ी में भारतीयता की पहचान, संस्कृति और भाषा के बारे में उनकी समझ को जानने के लिए यह संवाद श्रृंखला आयोजित की गई है। आज की यह बातचीत इस श्रृंखला की पहली कड़ी है, जिसका एक उद्देश्य प्रवासी भारतीयों की युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जानने की जिज्ञासा पैदा करना भी है। विगत 2 दशकों से अमेरिका के विभिन्न शहरों में हिंदी यूएसए संस्था के मार्फत हिंदी की शिक्षा और उसका प्रचार प्रसार करने वाले श्री देवेंद्र सिंह जी के सुपुत्र पार्थ सिंह परिहार जी से आज हम चर्चा कर रहे हैं। पार्थ जी का जन्म न्यू जर्सी में 1992 में हुआ। आपने हाई स्कूल न्यू जर्सी के पास स्कूल से की। बाद में आपने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से गणित में बैचलर की उपाधि प्राप्त की और फिलहाल आप अर्थशास्त्र में पीएचडी कर रहे हैं। तो बहुत स्वागत है पार्थ जी। आज आप बातचीत करने के लिए आप आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अब बातचीत की शुरुआत हम करेंगे। तो कुछ बातें जो मेरे मन में प्रवासियों के संदर्भ में लगातार बनी रहती हैं, तो आज की ये बातचीत उसी पर केंद्रित होगी और मैं समझता हूं कि मेरे जैसे अनेक लोगों के मन में ये सवाल आते होंगे, तो उनका समाधान होगा। तो पहला बात यह है कि आपके माता पिता अनेक वर्षों से अमेरिका में हिंदी शिक्षा और उससे जुड़ी अनेक गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। वे दूसरी पीढ़ी के प्रवासी भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति और परंपराओं से उनका अटूट नाता है। तो सहज ये प्रश्न उठता है, चूंकि आपका जन्म अमेरिका में हुआ है और आपके माता पिता लगातार भारत के संदर्भ की बातें भी करते हैं, आपके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, अमेरिका में रहने के बावजूद भारत से आपका नाता जुड़ा है। तो एक देश के तौर पे भारत आपको कैसे याद आता है? ये एक सहज प्रश्न मेरे मन में आया है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो मेरे लिए भारत वो स्थल है जहाँ पर मेरी जड़ें हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी पुरखों की धरोहर है। जैसे मार्टिन लूथर किंग थे, इस देश के बहुत बड़े नेता कह सकते हैं, समाज सेवी कह सकते हैं उनको। वो ये कहते थे कि जब मैं भारत जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यात्रा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ। और जब हम भारत जाते हैं तो हमें भी ऐसे लगता है कि हम यात्रा के लिए नहीं जा रहे, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो तीर्थ स्थल हमारे लिए रहते हैं वो केवल धार्मिक तीर्थ स्थल नहीं रहते, जैसे रामेश्वरम है, जैसे काशी है। हमारे लिए सभी जगह तीर्थ स्थल रहते हैं, क्योंकि वो हमें अपनी ही लोगों से और अपनी ही संस्कृति से जोड़ते हैं। तो मैं भारत को इसी तौर से देखता हूँ कि वो मुझे अपने ही आइडेंटिटी से, अपनी ही संस्कृति से जोड़े रखता है। और मुझे यही लगता है कि जब भी मैं भारत जाता हूँ तो मैं अपने आप से और निकट हो जाता था। एक तरह से मैं अपने आप में एक और नई चीज पाता था, जो मुझे पहले से पता नहीं था कि वो मुझ में थी। और ऑफ कोर्स जब भी हम जाते थे तो हम अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, अपने परिवार वालों से मिलते थे, उनसे भेंट करते थे और उनके साथ लंबे समय के लिए रहते भी थे। और मुझे लगता है कि उससे बहुत बड़ा प्रभाव रहता है जब आप अपने बड़ों से उनका आशीर्वाद मिलता है और आप उनसे सीख सकते हो कि वो कैसे रहते थे, और वो आपको अपनी संस्कृति से और निकट, जैसे मैं कह रहा हूँ,
आपको लाते हैं। तो मैं भारत को इसी इसी तरीके से देखता था कि वो एक ऐसी जगह है जो मुझको अपनी जड़ों से और निकट ले जाती थी। हाँ, आपने बहुत सही कहा। और ऐसा हम जब दूर रहते हैं अपने देश से, खास तौर से जो दूसरी पीढ़ी के प्रवासी भारतीय हैं, और तो उनके साथ ये बात आती है। और ऐसा कितने वर्ष हो गए आपको? अभी पिछली बार आपने कब भारत यात्रा की थी? जी, 1 वर्ष हो गया है। मैं पिछली बार गया था जनवरी इसी साल के जनवरी में मैं गया था। हुँ, हुँ, अ, हुँ। मतलब 11 महीने हो गए। अच्छा। मैं गया था अपनी बहन की शादी के लिए, मतलब कज़िन सिस्टर की शादी के लिए मैं गया था। हुँ, हुँ। तो उस समय तो हम केवल शादी में मतलब लगे रहे पूरे समय, तो ज़्यादा घूमने का अवसर नहीं मिला। हुँ, हुँ, लेकिन हाँ, 1 साल हो गया है गए हुए। हुँ। अच्छा, एक दूसरा एक सवाल ये है कि भारतीय संस्कृति अ, और भाषा, ये आपस में दोनों बड़ा आपस में एक दूसरे से गुथा हुआ प्रश्न है। तो आप क्या मानते हैं? जैसे अमेरिका जैसा देश, जो पूरी दुनिया की संस्कृतियां वहाँ हैं, दुनिया भर की भाषाएं वहाँ बोली जाती, तो वैसे संदर्भ में भारत के बारे में संस्कृति और भाषा को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, तो मुझे ये लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इतनी सारी विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, इतनी सारे अ, विभिन्न रंग हैं, जिन जिन सबको एक तरह से पनपा जाता है। ऐसा कभी नहीं रहा है भारत में कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के साथ लड़ रही हो या उसको एक तरह से स्पेस नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भारत में एक विचित्र बात है। और वैसे अमेरिका में भी ऐसा होता है। हर जो भी लोग कहीं बाहर से आते हैं, जो प्रवासी रहते हैं अपने-अपने देश के, वो भी अपने ही संस्कृति को, अपने ही कल्चर को यहाँ पर बनाए रखते हैं यूएस में। और मुझे ये लगता है कि जो भाषा है, भाषा और संस्कृति के बीच में आपने ये प्रश्न भी पूछा कि इन दोनों में क्या संदर्भ है? इनका रिलेशनशिप क्या है? तो मुझे ये लगता है कि भाषा संस्कृति को जानने के लिए एक बहुत अहम माध्यम है। जैसे आप देखेंगे कि जो भी संगीत रहता है या जो भी साहित्य रहता है या जो भी कला रहती है, किसी भी संस्कृति में, उसको भाषा जाने बिना आप ठीक से समझ नहीं पाएँगे। तो मुझे ये लगता है कि जो भी इन कलाओं में बातें रहती हैं, जो भी उसूल रहते हैं, वो सब भी भाषा के माध्यम से ही हम जान पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि भाषा, जो हिंदी भाषा या जो भी भारतीय भाषा आप बोलते हो, वो आपको अपने धर्म के निकट, आपके संस्कृति के निकट ले जाती है। और इसलिए मुझे लगता है कि यदि आप अपनी भाषा को नहीं जानते हैं, तो आप अपने संस्कृति से एक तरह से वंचित हो जाते हैं, आप उसको ठीक से जान नहीं पाते हैं कभी भी। जैसा हमने देखा है कि जब जब किसी भी साहित्य का या किसी भी चीज़ का वर्णन हम अंग्रेजी में करते हैं, तो उसका एक सार चला जाता है उस चीज़ में से, वो बात नहीं रह जाती उसमें। तो मैं यही कहूँगा कि इसी कारण भाषा को जानना बहुत अहम चीज़ रहती है अपनी संस्कृति को जानने के लिए। हुँ। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने इंगित की है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाषा और संस्कृति का जो आपका नज़रिया है वो इतना स्पष्ट है कि उसमें किसी तरीके का कोई दुराव नहीं है, कोई उसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, निश्चित तौर पे। अच्छा, दूसरी इसी से जुड़ी एक बात ये है कि आपके माता-पिता लंबे समय से हिंदी और संस्कृति की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उनने इतना बड़े पैमाने पे अमेरिका के बड़े-बड़े बहुत सारे शहरों में इस काम को आगे स्वयंसेवी तरीके से जी। इसको बढ़ाया है। आप कैसे देखते हैं? आपको कैसा लगता है? आप बचपन से ये देखते आए हैं। कैसा आपकी समझ क्या बनती है इस काम को लेके? जी, मुझे लगता है वो एक बहुत अहम काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि यदि बच्चे या यदि लोग अपनी भाषा से वंचित हो जाएँगे, तो वो अपनी संस्कृति से भी वंचित हो जाएँगे। तो मुझे ये लगता है कि भाषा बच्चों को सिखाना एक रास्ता है, एक माध्यम है कि वो अपनी संस्कृति के और निकट जा जा सकें
और मुझे ये भी लगता है कि जो प्रवासी लोग हैं, जो भारतीय मूल के बच्चे हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जो लोग भारत में रहते हैं, वो भाषा को अपने आप ही सीख लेते हैं, वो संस्कृति को अपने आप ही सीख लेते हैं। यदि वो उसको अपने जीवन में रखते हैं या नहीं, वो उनके ऊपर स्वयं रहता है, उनका निर्णय रहता है वो। लेकिन उनके लिए वो चीज़ पर्याप्त है, वो अवेलेबल रहती है। हमारे लिए उसको खोजना पड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि मेरे माता-पिता जी जो काम कर रहे हैं, वो उस खोज को थोड़ा-सा आसान कर रहे हैं बच्चों के लिए। हम्म, वो भाषा को उनके लिए मतलब एक एक सेवा कर रहे हैं, उसको सिखा के, और वो उस खोज को थोड़ा-सा सरल कर रहे हैं बच्चों के लिए। हम्म। तो उनके इस काम में आपका कितना मतलब योगदान है, या आपकी कितनी जिज्ञासा या रुचि रहती है, कितना सहयोग रहता है इस काम में? जी, तो जब हम बालक थे, मैं और मेरी दीदी, तो हम इस काम में बहुत सहायता करते थे। हमें बहुत जिज्ञासा भी थी, इसमें बहुत रुचि भी थी काम करने में। बहुत सारे ऐसे काम थे जैसे बुकलेट बनानी है, या पुस्तकों की सूची बनानी है। मैंने 2 पुस्तक भी लिखी हैं, जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, एडवांस्ड 1 लेवल की। वो एक कहानी की पुस्तक है जिसमें पाठ पढ़ते हैं बच्चे, उससे सीखने के लिए, भाषा को, और अपनी अभ्यास करने के लिए। हम्म, तो मुझे यही लगता है कि जब हम छोटे थे तो हमें भाषा में बहुत बहुत ज़्यादा रुचि थी, और हमारे पास ज़्यादा समय भी था उस समय, क्योंकि हम उस समय खाली स्कूल में थे। कॉलेज में चले गए तो घर से बाहर चले गए, फिर भी हम थोड़ी बहुत मदद करते रहे अपने माता-पिता जी की इस काम में। और समय-समय पर जब भी वो पूछते हैं कि बेटा ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, तो वो करते रहते हैं। लेकिन संस्था इस हद तक बढ़ चुकी है उनकी कि वो ज़्यादा पूछते नहीं अब, क्योंकि उनके पास इतने सारे स्वयंसेवी हैं, हम्म, भगवान की कृपा से, जो उनकी मदद करते रहते हैं, और उनको भी इस काम में उतना ही आनंद आता है जितना हमको आता था जब हम छोटे थे। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि आपके माता पिता के काम की वजह से कभी आपको बड़ा किसी ने बड़ी गौरव भरी नजर से देखा हो कि आप ये इसके लिए काम कर रहे हैं, आपके पिताजी? तो कभी ऐसा कोई बात आपके मन में, या कभी ऐसा कोई वाकया हुआ आपके जीवन में? जी, मुझे लगता है जब हम भारत जाते हैं तब ज़्यादा होता है, हाँ। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये अमेरिका के बच्चे हैं और वो हिंदी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग अपनी भाषा को ऐसा नहीं अपनाते हैं जैसा इन लोगों ने अपनाया है, दूर रह के अपने देश से। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर तो मिलता ही है, थोड़ी बहुत प्रशंसा मिलती है। लेकिन जब हम भारत जाते हैं तो और भी ज़्यादा प्रशंसा मिलती है हमको, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो काम कर रही हैं वो थोड़ा-सा अलग है, और वो एक तरह से हमारा ही काम है जो वो कर रहे हैं। और उनको ये भी महसूस होने लगता है कि हम लोगों को अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए, और उसको बढ़ावा देने के लिए और काम भारत में भी करना चाहिए। जरूर। हम्म। तो ये बात है निश्चित तौर पे। दूसरी एक बात ये भी है कि अमेरिका में तो संस्कृतियां हैं, अलग अलग देशों के लोग वहाँ हैं, और उनकी अपनी जो पहचान है, जी, उस पहचान को बनाए रखने में जाहिर है कि बहुत ही वो उनका आग्रह बहुत सशक्त होता है। तो हमारी जो पहचान है, भारतीयों की पहचान है, तो वो पहचान भाषा के जरिए ही बनी कायम रह सकती है। तो आपके संपर्क में आपको क्या लगता है कि जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं और हिंदी से अगर हम उसका तुलनात्मक बात करें, तो उनकी जी। क्या स्थिति आप पाते हैं? जी, तो मुझे ये लगता है कि जो दूसरी भाषा हैं, उनके लिए भी ऐसी संस्थाएँ हैं जो पढ़ाती हैं यहाँ पे, मतलब क्लासेस चलाती हैं। मेरे कई सारे मित्र हैं जो दूसरी भारतीय भाषाएँ भी बोलते हैं, जैसे तेलुगु है, गुजराती, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो गुजरात से आए हुए हैं, बंगाली। तो ऐसी कई-कई भाषाएँ हैं जिनकी क्लासेस चलती हैं। हम्म, मैंने ये देखा कि हिंदी यूएसए जो है वो सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिकली ये काम कर रहा है, जिसका पाठ्यक्रम बना हुआ है। और ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है,
तो उसको सीखने वाले लोगों का भी यहाँ पर बेस ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग उसके प्रति जिज्ञासा और रुचि रखते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दूसरी भाषाओं को भी सिखाया जा रहा है यहाँ पे। और मुझे ये भी लगता है कि जो बच्चे दूसरी भाषा मतलब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका लगाव उससे रहता है, वो भी अपने ही प्रांत की संस्कृति से निकट रहते हैं। जैसे मेरे दोस्त हैं, वो तेलुगु सीखते हैं, तो वो उनकी फ़िल्म्स से, जैसे जो पुरानी फ़िल्म्स थी, जैसे माया बज़ार है, तेलुगु की बहुत प्रसिद्ध कहानी है, उससे वो अपनी संस्कृति के और निकट रह सकते हैं। जो भी धार्मिक चीज़ें हैं, वो सब हमारी भाषाओं में सम्मिलित रहती हैं, तो वो जो भी उनके प्रांत में जो भी धार्मिक चीज़ें हैं, वो उससे एक तरह से और निकट रहते हैं। हाँ, यहाँ मुझे एक बड़ी रोचक बात याद आई कि भारतीय भाषाओं की जब हम बात करते हैं, तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सारे भारतीयों को आपस में जी। हमारे धार्मिक संदर्भ के कारण जोड़ती जी, बिल्कुल। है ना? कि तो ये एक बड़ा रोचक संदर्भ है। इसके अलावा मेरा ये भी जिज्ञासा है कि आप कितनी भाषाओं में आपको वास्ता है, आप समझ है, आप रखते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं हिंदी और अंग्रेज़ी तो बहुत अच्छे से बोल लिख पढ़ लेता हूँ। और इसके अतिरिक्त मैंने स्पेनिश को स्कूल में 10 साल तक लिया। ओह! उसके बाद उसका ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाया, कभी-कभी हो पाता है, कभी-कभी अवसर मिलता है। तो हुँ, अब मेरी स्पेनिश उतनी अच्छी नहीं है जितनी स्कूल मतलब हाई स्कूल को के समापन के समय थी। हुँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं टूटी-फूटी स्पेनिश, हुँ, और लिखने में ज़्यादा एक्चुअली अच्छे हैं। और इसके अलावा मैंने विश्वविद्यालय में 2 साल के लिए संस्कृत भी ली थी। तो उसमें भी मैं अगर थोड़ा-सा मैं अभ्यास करूँगा, तो वो भी शायद फिर से याद हो जाएगी। मैं फिर शायद उसको अ, उसमें उसमें हमने एक्चुअली ज़्यादा महत्व उसमें लिखने और पढ़ने में किया था। हुँ, बोलने में इतना नहीं किया था। संस्कृत भारती एक संस्था है जो बोलने में ज़्यादा हाँ, महत्व देती है। हाँ, हाँ। यदि मैं थोड़ा-सा अभ्यास करूँगा, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी संस्कृति वापस याद आ जाएगी। कोई एक आध श्लोक आप को याद है, आपको सुना सकते हैं? जी, बिल्कुल। कोई भी श्लोक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाह! बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही लैंडमार्क, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये जी। संस्कृत का। और अच्छा, अब संस्कृत से मुझे याद आया कि जी। जैसा कि आपने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आप हिंदी भी आप सहज भाव से लिखना, आपको लिखने में सहजता महसूस करते हैं? जी। अच्छा। जी, अच्छा ये कभी-कभी सही जी, बोलिए। आप बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था कभी-कभी जैसे जैसे मैंने जो पढ़ाई की है, वो मैंने अर्थशास्त्र और पॉलिटिक्स, जिसको हम राजनीति। कहते हैं, उसके उसके मिश्रण एक तरह से मिश्रण में मैंने अपना वो पीएचडी किया है। हुँ, तो एक तरह से जब मैं पुराना साहित्य पढ़ता हूँ, जैसे मैंने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी थी, जो जिसमें उन्होंने एक पिताजी का वर्णन किया, जो वो अपने बेटे के बारे में सोच रहा है कि वो पॉलिटिक्स में वो नेता बन गया है वो। तो उसमें उन्होंने एक राजनीति के बारे में एक वर्णन किया हुआ है, और उसपे मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि वो जो प्रेमचंद राजनीति के बारे में उस समय सोचते थे, वो इस समय के लिए अभी भी क्यों मतलब रेलेवेंट है, उसके हम क्या सीख सकते हैं अपने इस समय के बारे में। तो इस तरीके से मैं हिंदी के साहित्य को भी ऐसे सोचता हूँ कि वो इस समय के लिए क्यों रेलेवेंट है, और वो उससे हम क्या सीख सकते हैं, उसको पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुझे ये भी लगता है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो हिंदी साहित्य और जो दूसरी-दूसरी भाषाओं के साहित्य हैं, उनमें जो सोच और विचार हैं, वो लोगों के मतलब आम लोगों के विचार उन सब में सम्मिलित रहते हैं। तो यदि हम खाली अंग्रेजी का साहित्य पढ़ेंगे, तो उससे हमें पूरा जो समाज है, उसके विचार हमें नहीं मिल पाएँगे। तो ये भी एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि
हिंदी को सीखना और हिंदी साहित्य को और बलवान और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। हाँ, ये आपने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। इसी से जुड़ा हुआ ये भी सवाल है कि कभी अगर आपको मौका मिला अपने को अभिव्यक्त करने का, तो आपको क्या लगता है कितनी संभावना है कि आप हिंदी में इसका इस्तेमाल करेंगे, हिंदी को इसका जरिया बनाएंगे? जी, जैसे हम अभी साक्षात्कार कर रहे हैं तो हिंदी में कर रहे हैं, तो ये एक उदाहरण है उस बात का। हाँ, और वैसे मैंने भी कहा कि मैं कभी-कभी बहुत कम मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा लिखूँ, बट कभी-कभी मैं हिंदी में आर्टिकल भी लिखता हूँ इस सब बातों को प्रस्तुत करने के लिए कि मुझे जो भी मुझे दिखता है समाज में उस समय, मतलब अभी के समय, कि उसे हम अपनी संस्कृति को और उसको हम अपने साहित्य को, हिंदी साहित्य से कैसे जोड़ सकें और कैसे वो कनेक्शन बना सके, ताकि हम हिंदी साहित्य को पढ़ने की प्रेरणा लोगों में जगाएं। कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें क्या-क्या मणि जो जो जेम्स हैं, वो सब जिनके बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं है, उसके प्रति रोशनी हम लोग बना सकें। हाँ, निश्चित तौर पे। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप अपने मित्रों के साथ कभी बातचीत कर रहे हैं या यूं सहज संदर्भ में कभी ऐसा होता है कि भारत के बारे में या भारतीय संस्कृति के बारे में कभी किसी तरह का बातचीत होती है या विमर्श होता है? जी, बिल्कुल, बहुत होता है। तो मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, उसका नाम है हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल। वो यहाँ पर जो भारतीय बच्चे हैं, जो हिंदू बच्चे हैं, उनको अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति गर्व महसूस करवाता है और उसे जोड़े रखता है। तो जब हम उस संदर्भ में और उस संस्था के लोगों से बात करते हैं, जो मेरी तरह प्रवासी भारतीय हैं, यहाँ पर जन्मी हैं, तो इन सब बातों पर भी चर्चा होती है कि भाषा का महत्व क्या है हमारे जीवन में। जो भी भाषा बोलते हों, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग गुजराती, कुछ लोग तमिल, कुछ लोग तेलुगु, जैसे मैं पहले बता रहा था। और धर्म और संस्कृति का महत्व क्या रहता है हमारे जीवन में। भारत जब हम जाते हैं तो उसका महत्व क्या रहता है, यात्रा करते हैं हम और वहाँ पर रहते हैं, यदि हम गाँव में रहते हैं या यदि हम शहर में रहते हैं तो उसमें क्या अंतर रहता है। गाँव में अभी भी ज़्यादा संस्कृति का मुझे लगता है प्रभाव रहता है, भारतीय संस्कृति का। शहर में थोड़ा-सा कम हो गया है, थोड़ा-सा पूर्वांतर हो चुका है वहाँ पे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम लोग ये सब बातें करते हैं और हमें ये भी लगता है कि भारत, हम लोगों को साथ में मिलके जाना चाहिए। परिवार के साथ नहीं, पर जो हम प्रवासी लोग हैं जो अमेरिका में जन्मी हैं, जब हम लोग जाएँगे तो हमारा अनुभव कैसे रहेगा, हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग उसको एक तरह से उसका अनुभव हमारे हम हमारा जो अनुभव रहेगा वो एक तरह से हमारे जो माता-पिता जी हैं उनसे अलग रहेगा, क्योंकि वो लोग भारत में जन्मी हैं। उन लोगों ने ये सब जो वातावरण है उसको नज़दीक और निकट तौर से देखा हुआ है। और ये जो है, जब हम जाते हैं, जैसे मैं बोल रहा था, तो एक तरह से भारत जाते हैं तो एक तीर्थ यात्रा की तरह से वो एक रहता है, एक भ्रमण रहता है। तो इस तरीके से हम लोग बातें करते रहते हैं दोस्तों के बीच में। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें एक एक नए तरीके का एक विचार मेरे मन में प्रकट हुआ। जब आप भारत आए जितनी बार भी, तो कभी आपने गाँव की यात्रा, मतलब किस किस स्तर के गाँव की यात्रा आपने की अपने जीवन में? और जी। इसके अलावा, गाँव के अलावा जो अमेरिका के का जो गाँव है या जो छोटे कस्बे हैं, तो वहाँ का जो परिवेश है और हमारे भारत के गाँव का जो परिवेश है, तो उसमें आपको कितना फ़र्क महसूस होता है और उसके बारे में आपकी क्या धारणा है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मैं भारत जब गया हूँ तो मुझे लगता है कि अब मेरे मन में 3 अवसर मुझे याद आ रहे हैं जब मैं गाँव गया था। एक था जब मैं अपने दादाजी के गाँव गया था, जो रीवा में है, मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड में। हाँ, हाँ। तो मैं वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर मैं मिला था उनके परिवार से।
और देखा था कि रीवा कैसा है। तो जैसे आप जानते हैं बुंदेलखंड उतना प्रगतिशील इलाका नहीं है भारत का। हम्म, अम, लेकिन वहाँ पर जो संस्कृति है और जो लगाव है लोगों का एक दूसरे के प्रति, वो हम्म, यहाँ के गाँव में नहीं दिखाई देता। हम्म, इसके अलावा मैं गया था एक भ्रमण पे, एक 84 कोस यात्रा होती है मथुरा, वृंदावन जो ब्रज हम कहते हैं वहाँ पर, हम्म, 64 दिन की। हम्म, तो उसमें हम पूरे 64 दिन तो हम नहीं गए पाए थे, हम गए थे शायद 2 हफ्ते के लिए हम गए थे, शायद 2 सप्ताह के लिए। तो हम्म, उस यात्रा में हम जो सारे गाँव के लोग थे उस क्षेत्र के, उन सब से हमारा परिचय हुआ। हम सब साथ में गए थे, सब साथ में चलते थे पूरे दिन। तो उसमें काफ़ी मतलब मज़ा आया था हम लोगों को। मैं शायद उस समय 7 वर्ष का था, तो काफ़ी समय हो चुका है, 20 साल हो गए उस बात को। लेकिन अभी भी याद आता है कि हम लोग कृष्ण कृष्ण जन्मभूमि गए थे। हम लोगों ने वो देखी थी, कृष्ण भगवान कहाँ पर खेलते थे, वो कहाँ पर गायों को चराते थे, ये सब बातें मुझे अभी भी याद हैं। और ऑफ कोर्स वहाँ पर कई गाँव में भी हम गए थे, जैसे हम बरसाने गए थे। तो वहाँ पर भी लोगों से भेंट हुई। एंड तीसरा स्थल सॉरी जो मुझे याद आ रहा है, वो मेरे दादी जी का गाँव मुझे याद आ रहा है। उसका नाम है छत्रसाल। वो कानपुर जिले में आता है उत्तर प्रदेश में। और मुझे हम कई कई बार जा चुके हैं वहाँ पे। वहाँ पर भी रीवा की तरह वही बात मुझे याद आती है कि सब परिवार वाले एक दूसरे के साथ रहते थे, बहुत मिलजुल के रहते थे। वहाँ पर मंदिर का बहुत महत्व रहता था गांव में। मुझे ये याद है कि एक गांव के बीच में एक बड़ा सा मंदिर रहता था, और वहाँ पर लोगों की श्रद्धा बहुत ज़्यादा रहती थी। हम्म, और मुझे ये लगता है कि जैसे आपने अपने प्रश्न में भी पूछा था कि अमेरिकन गांव और भारतीय गांव में क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या अंतर है, तो मुझे यही लगता है कि जो लोगों के प्रति एक दूसरों के प्रति जो लगाव रहता है गांव में, कि लोग एक दूसरों की मदद करते हैं, एक कॉमन संस्कृति रहती है, वो सब चीजें अलग रहती हैं। यहाँ पर जो संस्कृति है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब एक एक आदमी अपने आप क्या हासिल कर सकता है, अपने आप क्या कामयाबी पा सकता है, उस पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है अमेरिका में। तो वो एक तरह से वो संस्कृति नहीं है कि हम एक दूसरों के साथ मिलके एक दूसरों के साथ मिलजुल के रहें। वो एक संस्कृति थोड़ी-सी यहाँ पर अलग-अलग है, और ये बात भी है कि यहाँ पर जो ज़मीन है, वो इतनी ज़्यादा रहती है कि लोग एक दूसरे से बहुत दूर भी रहते हैं। हम्म, अगर आप कहीं किसी अमेरिकन गाँव में जाएँगे, जैसे हम लोग भी जैसे एक गाँव गाँव में ही रहते हैं, बहुत छोटा शहर है, तो यहाँ पर भी लोग, जैसे अगर आप हमारे कॉलोनी से बाहर निकल जाएँगे, तो आप यही देखेंगे कि लोग बहुत दूर-दूर रहते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी खेतें रहती हैं। तो उससे ये हो जाता है कि एक 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 पड़ोसी दूसरी पड़ोसी के जाने के लिए 1 मील भी चलना पड़ता है। तो इससे भी लगाव थोड़ा-सा कम हो जाता है, भारत के कंपैरिज़न में। हाँ, निश्चित है। तो हम अभी जो ये रहन-सहन और विचार की बात कर रहे थे, लेकिन एक और छोटा-सा सवाल है कि जो विकास की जो अवधारणा है, तरक्की जो शब्द है, तो धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि भारत के गाँव भी पश्चिमी रंग में पश्चिम की जो तरक्की की अवधारणा है, उसी को अपनाते चले जा रहे हैं। हुँ? तो और जो पश्चिम है, वो भी एक दूसरी उनका अपना एक अलग तरीके का जिसको उत्तर आधुनिकता कह लीजिए या विकास के बाद का जो चरम अब स्थिति बन रही है, तो ये दोनों ये तो ऐतिहासिक क्रम है, स्वभाव से होता है। पर आपको दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है इन दोनों बातों में? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है फिर से। तो मैं यही कहूँगा कि प्रगतिशील होना और पश्चिमी होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग जो जो भारत में रहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा पश्चिमी बन जाएँगे, तो हम ज़्यादा प्रगतिशील, ज़्यादा विकासशील बन जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
यदि आप देखेंगे तो हमारा जो इतिहास रहा है, उसमें हम लोगों ने कितनी तरक्कियाँ की हैं। पश्चिम के भूमिका के बिना, क्योंकि पश्चिम की भूमिका तो तभी शुरू हुई जब ब्रिटिश आए थे इस देश में। और जब ब्रिटिश आए थे तो उन लोगों ने भारत में जो अफेक्ट लाए, जो अंतर उन्होंने किया, वो तो नेगेटिव ही था, वो तो अच्छा अफेक्ट नहीं था। यदि आप अर्थशास्त्र के नजरिए से देख लीजिए तो उन लोगों ने बहुत सारी जो भारत की संपत्ति थी वो ब्रिटेन में शिफ्ट कर दी। यदि आप संस्कृति के दायरे से देखें तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया, उसको अंग्रेजी संस्कृति से रिप्लेस करने की कोशिश की। तो ये सब बातें रहती है। मुझे लगता है कि भारत के लोग इस भ्रम में हैं कि यदि हम और पश्चिमी बन जाएंगे तो हम और विकासशील बन जाएंगे। और उन्होंने विकास की जो परिभाषा है उसको एक तरह से वॉशिंगटन और लंदन में और न्यूयॉर्क में सम्मिलित कर ली है, जो कि मुझे लगता है कि गलत बात है। मुझे लगता है कि प्रगति की जो परिभाषा है वो आपको खुद बनानी पड़ेगी। भारत एक बहुत बड़ा देश है, वो अपने आप में है एक सिविलाइजेशन है, उसकी खुद की एक संस्कृति है। मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को इस शतक के लिए, इस सेंचुरी के लिए, शताब्दी के लिए लोगों को उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। उसको फिर से मतलब एक तरीके से उसको फिर से जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। निश्चित आपने बहुत सहजता से एक इतनी बड़ी बात को बहुत अच्छे से उजागर किया, और निश्चित तौर पे आपकी जो समझ है वो बहुत सुस्पष्ट है इस बारे में। अच्छा, इसके बाद मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले 3-4 दशकों के अंदर, जैसे आप अभी तीसरी पीढ़ी के हैं, अमेरिका में पैदा होने वाले आप पहली पीढ़ी हैं एक तरीके से, जी। तो आपको क्या लग रहा है कि 3-4 दशकों के बाद जो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भारतीय संस्कृति को किस कैसे लेंगे, या उसकी क्या संभावना आपको दिखाई देती है? जिस तरीके से अंग्रेजी हिंदुस्तान में भी अब चारों तरफ से फैलती चली जा रही है, तो उस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? जी, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जो जन्मी भारतीय मूल के बच्चे हैं, उनमें 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो वो रहते हैं जो अपनी संस्कृति से बहुत लगाव बनाए रखते हैं, भारत के बच्चों से भी ज़्यादा, क्योंकि वो अपनी संस्कृति और अपने भारत से दूर रहते हैं। तो एक तरह से उनको खुद अपने आप प्रयत्न करना पड़ता है अपनी संस्कृति के पास रहने का, क्योंकि वो आपके वातावरण में पर्याप्त नहीं है। वो आप यदि अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको मंडेन नहीं दिखाई देगा, आपको सब्जी वाले का ठेला नहीं दिखाई देगा, आपको भारतीय संगीत नहीं सुनाई देगा। तो वो सब आपको अपने ही जीवन में लाना पड़ता है स्वयं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये प्रयत्न खुद किया है, स्वयं किया है, और वो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी बात है। उन्होंने उन्होंने एक तरह से एक्टिवली प्रयत्न किया हुआ है, जहाँ की भारतीय लोगों को प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता, वो चीज़ें उनको मिल ही जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो वो लोग हैं, वो लोग अपनी पीढ़ियों को ये बात समझा पाएँगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बनी रहेगी, जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती जाएँगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्होंने ये प्रयत्न नहीं किया है, जिन्होंने पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति को ही अपना लिया है, वो लोग अपनी संस्कृति से पूरी तरह से वंचित हो जाएँगे। तो एक तरह से एक विभाजन बढ़ता जाएगा। जो लोग अपनी संस्कृति के और निकट जाना चाहेंगे, वो और निकट होते जाएँगे, और जो अपनी संस्कृति से वंचित हो गए हैं और जिन्होंने अमेरिकी संस्कृति को पूरी तरह से अपना लिया है, वो अपनी संस्कृति से और भी ज़्यादा वंचित होते जाएँगे, और वो एक तरह से अपनी जड़ों से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो जाएँगे। वो जड़ें ज़मीन से पूरी तरह से निकल जाएँगी। और तो मुझे यही लगता है कि ये विभाजन बढ़ता जाएगा जैसे पीढ़ियाँ और भी बढ़ती जाएँगी। निश्चित तौर पे। अब जल्दी से 1-2 और सवाल छोटे-छोटे कर लेता हूँ। एक तो आप कुछ चंद लाइनों में जो अमेरिकी संस्कृति है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ आप मुझे बताइए कि आप
कैसे वो दुनिया में सिरमौर हो गई है वो संस्कृति, तो आपको क्या लगता है? जी, इस संस्कृति में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लोगों की जो एक हम अंग्रेजी में वर्क एथिक कहते हैं, उनको अपने काम में बहुत लगाव मिलता है और यहाँ पर काम करने में भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि आप जो भी काम करो, उसको आप अच्छे तरीके से करो और आप उस पे गर्व भी रखो कि हाँ, मैंने ये काम किया, चाहे वो जितना भी छोटा काम हो। जितना भी छोटा काम हो, सभी कामों पर कामों को, सभी व्यवसायों को यहाँ पर एक तरह से रिस्पेक्ट मिलती है, आदर मिलता है लोगों को। तो मुझे यही लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है संस्कृति में यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आते हैं, जैसे कुछ लोग जर्मनी से आते हैं, कुछ लोग रूस से आते हैं, कुछ लोग इटली से आते हैं, जहाँ से भी आते हों, वो सब अपनी-अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं यहाँ पे। ये छूट लोगों को है एंड मुझे ये भी लगता है कि लोगों को अम, इस बात में बढ़ावा मिलता है कि वो अपनी-अपनी संस्कृति को एक तरह से खुलकर मना सकें। उन अपने त्योहारों त्योहारों को मना सकें वो लोग। तो मुझे यही लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम लोगों को अमेरिका में रहते हुए सभी देश की, सभी पूरे दुनिया की संस्कृतियों से एक तरह से संपर्क मिल जाता है। हम लोग कुछ-कुछ जान सकते हैं। जैसे अगर अगर हमें किसी देश का भोजन खाना हो, तो बहुत सरल बात है, हम किसी भी शहर में अगर रहते हैं, तो हम उस देश का भोजन आसानी से और आराम से खा सकते हैं। और इसीलिए सभी भारतीय इतने सारे यहाँ पे भी भोजनालय बन चुके हैं। तो ये भी एक बात रहती है कि क्योंकि ये एक खुलापन रहता है, तो भारतीय लोगों के लिए भी ये एक अवसर है अपनी संस्कृति को पेश करने का। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, न केवल भारतीय लोगों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं, पर पूरे देश के वासियों, जो भी अमेरिकन लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और कोई अगर आप एक कमी आप गिनाना चाहें अमेरिकी संस्कृति की? तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर अर्थ यानी कि जो मटेरियल वेल्थ है या जो पैसा है, उस पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अम, लेकिन भारत में जो है महत्व ज़्यादा अपने धर्म पे दिया जाता है, अपने उसूलों पे दिया जाता है। जैसे जैसे हम भारत में देखते हैं कि जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा मतलब पैसे के पीछे तो ऑब्वियसली लोग सभी भागते हैं। ऐसी बात नहीं है, दुनिया के किसी भी आप समाज को देख लो। लेकिन मुझे यही लगता है कि भारत में फिर भी एक और गहराई है उसकी संस्कृति में। कि ना केवल हम जो फिजिकल चीजें हैं और जो अर्थ की चीजें हैं और जो पैसा है उस पर महत्व दें, पर हम अपने जो अंदर की प्रगति, अंदर का डेवलपमेंट जो है, उस पर भी हम ध्यान दें। जैसे योग है, योग उसका एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, जो अब पश्चिम में भी अपनाया जा रहा है क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, उसमें ये बात नहीं है कि हम अपने आप को अंदर से कैसे डेवलप कर सकें। तो मुझे ये लगता है कि ये अमेरिकन संस्कृति की एक खामी है। हाँ, निश्चित आपने बहुत अच्छी बात ये कही और निश्चित तौर पे हमको भारत को क्या सीखना चाहिए अमेरिका से, एक अगर इस बारे में भी आप कुछ शब्द कहें। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जो सब चीज़ें हैं वो बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से किए जाती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं रहता कि चलता है और कोई कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है तो जुगाड़ कर लिया, ठीक है, हो गया, फिर कल देखा जाएगा जो भी होगा। यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं चलती। यहाँ पर सिस्टम बनाए जाते हैं, संस्थाएँ बनाई जाती हैं, जो इन सब कामों को लंबे समय तक कर सकें। स्पेशली सरकारी जो स्तर है यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। इवन दो हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर भी राजनीति बहुत गिर चुकी है। यहाँ के जो राजनेता है उनका चरित्र भी बहुत गिर चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सिस्टम है सरकार के, वो फिर भी काम करते रहते हैं क्योंकि उनको लंबे समय तक काम करने के लिए बनाया गया है। हम्म, उस विचारधारा से बनाया गया है कि यदि कुछ गड़बड़ हो भी गया, अगर हमारे राजनेताओं का चरित्र गिर भी गया, यदि राजनेता हमारे सहमति नहीं भी बना पाए,
तो भी जो समाज है वो आगे बढ़ता जाए, इसके लिए ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि भारत को उन जैसे सिस्टमों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे पुलिस है, जैसे कि जो आपको समाज से जैसे जो समाज की जो जो भी सेवाएँ रहती हैं, उनमें ज़्यादा थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना चाहिए। निश्चित तौर पे बहुत ही बढ़िया बातचीत के जरिए आपने अपने भावों को व्यक्त किया, और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आप निश्चित ही अपने पिता के कामों में भी आगे ले जाएंगे, बड़ा गौरव महसूस करवाएंगे अपने समाज को, अपने भारतीय प्रवासी समाज को भी। और बस आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि हिंदी में आपने कुछ रचनाएं सृजन किया है या नहीं किया है? स्वयं की रचनाएँ जैसे कि कविताएँ और गाने उसके बारे में। तो मैं कविता तो वैसे नहीं लिखता हूँ, काफ़ी समय हो गया है अब उसको। जब हम हिंदी की पढ़ाई करते थे, जैसे हिंदी वैसे कि जब हम क्लासेस कक्षाएँ में पढ़ाई करते थे तब मैं लिखता था। लेकिन अब मैं ज़्यादातर आर्टिकल ही लिखता हूँ, मतलब यानी कि निबंध लिखता हूँ हिंदी में। और ज़्यादातर तो मैं अपना काम अंग्रेजी में ही करता हूँ, लेकिन जभी भी मैं भारतीय एक समाज तक पहुँचने के लिए मैं प्रयास करता हूँ, तो मैं हिंदी में लिखता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया आपने कहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गर्भनाल के पाठकों के लिए आप अपनी रचनाएं प्रेषित करेंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, और मुझे बड़ी उम्मीद भी हो रही है कि गर्भनाल के जरिए प्रवासी साहित्यकारों का ये जो परिवार हमने बनाया है, उसका भविष्य बड़े आप जैसे सुयोग्य युवाओं के हाथों में अब जाने वाला है, जिन्हें अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी पहचान को लेके उनकी समझ बहुत स्पष्ट है। तो बहुत मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इस मिशन से जुड़े रहेंगे। बहुत जी, बहुत बिल्कुल। और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा को जो बढ़ावा देते हैं और लोगों को उससे जुड़ने की जो प्रेरणा देते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत सराहनीय कार्य है। तो आपको भी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम। गर्भनाल की ये जो श्रृंखला प्रारंभ की है, तो उस श्रृंखला के बारे में आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे? जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो साक्षात्कार की जो आपने श्रृंखला शुरू की है, मेरी यही उम्मीद रहेगी कि जो आपके गर्भनाल के पाठक हैं, वो उससे ये एक पाठ लें कि अमेरिका में जो लोग रहते हैं, वो इस हिंदी के अभियान से कैसे जुड़े हुए हैं, भारत से इतनी दूर रह के। तो वो अपने जीवन में यही प्रेरणा लें कि वो हिंदी से कैसे जुड़ सकें, और वो अपने जो मित्र हैं और अपने जो सहपाठी हैं या अपने कोवर्कर्स हैं जो अपने साथ काम करते हैं, उनको भी इस अभियान से जो आप चला रहे हैं गर्भनाल के माध्यम से, उससे वो जोड़ सकें। तो मेरी यही उम्मीद है कि इस साक्षात की श्रृंखला से यही एक तरह से एक इफेक्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ, बड़ा अच्छा लगा आपको, आपने समय दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल।